नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। महुआ खबर देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका महुआ विश्लेषण में। आज हम शिक्षा, चुनावी पारदर्शिता और आरक्षण की राजनीति यानी कि इन तीनों मुद्दों पर देश के अलग अलग राज्यों में गरमाई हुई सियासत का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जहां टीईटी को लेकर बहस तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद लाखों शिक्षकों के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। जिन शिक्षकों की सेवा में 5 साल से अधिक का समय शेष है, उन्हें सितंबर 2027 तक टीईटी पास करना अनिवार्य है, वरना सेवा और प्रमोशन प्रभावित हो सकता है। करीब 1.86 लाख शिक्षक इस दायरे में बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि एसआईआर अभियान के दौरान व्हाट्सएप के जरिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की पारदर्शिता संबंधी निर्देशों के खिलाफ है। तीसरी खबर बिहार से करेंगे। बिहार में आरक्षण की राजनीति की करेंगे, जो फिर उफान पर है। बजट सत्र के दौरान आरजेडी विधायकों ने 85% आरक्षण की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है और सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप भी लगाया है। इन्हीं तीन खबरों को आज हम विस्तार से जानेंगे, समझेंगे और एक एक करके अब खबर की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले पहली खबर का रुख करेंगे, यानी कि खबर उत्तर प्रदेश से, जहां प्रदेश में करीब 1,86,000 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अब तक टीईटी पास नहीं की है। यानी कि उन्होंने तब की पद्धति के हिसाब से, तब की शिक्षा नीति के हिसाब से अपनी योग्यता का टेस्ट दिया और टीचर बने थे। लेकिन अब सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद अनिवार्य किया गया कि पूरे देश में 1 से 8 तक के टीचर्स को पढ़ाने के लिए टेट एग्जाम पास करना जरूरी होगा। इनमें से लगभग 50,000 शिक्षक ऐसे हैं जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएशन और बीएड या डीएलएड नहीं किया है, क्योंकि पहले टीचर बनने के लिए इंटर यानी कि 12वीं और उसके बाद बीटीसी की जाती थी और टीचर बन जाते थे। लेकिन उसके बाद जब टेट आया तो टेट के लिए भी न्यूनतम योग्यता रखी गई, ग्रेजुएशन, बीएड या उसकी जगह डीएलएड करना होगा, तभी आप टेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो अब 50,000 ऐसे शिक्षकों का क्या होगा? शिक्षक संगठनों का कहना है कि 4 अगस्त 2009 को संसद के द्वारा पारित 1 अप्रैल 2010 से लागू हुए आरटी यानी कि राइट टू एजुकेशन 2019 के तहत टीईटी की अनिवार्यता 27 जुलाई 2011 से प्रभावी हुई। इसलिए इसे पहले नियुक्त शिक्षकों पर लागू करना न्याय संगत बिल्कुल भी नहीं है। अब एक एक करके पहले तो आपको यह बताएंगे कि इस खबर से सवाल क्या उठ रहे हैं। तो इस खबर से उठने वाले सवालों पर एक नजर डालते हैं। खबर से सवाल, हरियाणा सरकार के 16 फरवरी के आदेश के बाद यूपी के 1,86,000 टीईटी अपास शिक्षकों पर इसका असर पड़ेगा, यानी कि जिन्होंने टीईटी पास नहीं की है उन शिक्षकों पर इसका सीधा असर है। अगर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिव्यू पिटीशन खारिज होती है तो यूपी सरकार के पास क्या संवैधानिक या प्रशासनिक विकल्प बचेंगे, यह सवाल है। और इसके बाद फिर अगला सवाल यह बचता है इस पूरे मामले को लेकर कि क्या आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत जुलाई 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता लागू की जा सकती है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने तो कर दिया, लेकिन राइट टू एजुकेशन क्या कहता है? जिन 50,000 शिक्षकों के पास टीईटी में बैठने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं है, उनके भविष्य को लेकर सरकार क्या नीति बनाएगी? या उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? जिस बात का डर शिक्षकों के भीतर है, क्या सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2025 के फैसले से प्रमोशन और सेवा शर्तों में व्यापक बदलाव आएंगे? क्योंकि कहा तो यही गया है, इंटर कॉलेज में कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षक और प्राइवेट संस्थानों के स्टाफ पर यह आदेश कैसे लागू होगा? शिक्षा मित्रों और बीपीएड शिक्षकों के मामले में सरकार क्या अलग व्यवस्था कर सकती है? यह भी सवाल महत्वपूर्ण है। क्या वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों से दोबारा परीक्षा लेना न्याय संगत है या शिक्षक संघों का विरोध
वाजिब है। अब बात करेंगे इस खबर के इतिहास की कि यह कहां से चर्चा शुरू हुई। 4 अगस्त 2009 को संसद में आरटी यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009 पारित किया गया और उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को यह पूरे देश में लागू हुआ। लेकिन इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे को कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों पर। केंद्र सरकार ने 27 जुलाई 2011 को, पिछला वाला एक बार जरा दिखाइएगा, नेक्स्ट पर चलिए, इसके भी आगे। केंद्र सरकार ने 27 जुलाई 2011 को आदेश जारी कर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर भर्ती करने को लेकर टेट के अनिवार्य होने को शर्त बना दिया। यानी कि यह शर्त रखी गई 27 जुलाई 2011 के बाद यह आदेश आया कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भर्ती होंगी उसमें टेट अनिवार्य होगा। यहीं से भविष्य के विवाद की नींव पड़ी, क्योंकि इससे पहले कई राज्यों में भर्ती की न्यूनतम योग्यता अलग थी, लेकिन अब यहां से एक जैसी हो गई। 1998 तक उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट प्लस बीटीसी न्यूनतम योग्यता थी। फिर 1999 से लेकर 2004 में बीपीएड धारकों की नियुक्ति की गई और उसके बाद जो कहानी आई वो बीएड और डीएलएड की आई। हजारों शिक्षक इन पुराने नियमों के तहत नियुक्त हुए और जिनके पास आज टेट की पात्रता नहीं, और इन्हीं का हम जिक्र कर रहे हैं जो 50,000 का आंकड़ा बता रहे हैं। इसके बाद प्रेमामती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट व यूनियन ऑफ इंडिया में अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीई से छूट दी गई और यह फैसला बाद में दोबारा से चर्चा में आया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पीठ यानी कि जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन ने आदेश दिया कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से ज्यादा बची है उन्हें सितंबर 2027 तक टेट क्लियर करना होगा, और जिनकी कम बची है वो टेट क्लियर करके प्रमोशन ले सकते हैं, लेकिन प्रमोशन नहीं मिलेगा अगर टेट नहीं किया तो। प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य है, यानी कि अगर 5 साल से कम है तब भी आपको टेट करना पड़ेगा अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो, नहीं तो आप जहां हैं वहीं पर रिटायर हो जाएंगे। प्रेमती फैसले की समीक्षा संवैधानिक पीठ को भेजी गई और इसके बाद जब फैसले की समीक्षा के लिए भेजा गया फैसले को, तो उसके बाद इससे देश भर के 21 लाख शिक्षक प्रभावित हुए, जिसमें यूपी के 1,86,000 टेट अपास हैं और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की जब शिक्षक सड़कों पर उतरना शुरू हो गए, यानी कि टीचर्स के प्रेशर में। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर है। यह फैसला लाखों शिक्षकों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था की दिशा तय करेगा और साथ ही सिर्फ शिक्षकों की नहीं, उन लाखों शिक्षक परिवारों की दिशा भी तय करेगा। इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। अब आपको बताते हैं कि इस कहानी में पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, यह समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। मुख्य मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ा है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि टेट न्यूनतम योग्यता है, ऐसे में राज्य सरकारों के पास आदेश लागू करने के अलावा सीमित विकल्प है, यानी कि सरकार बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, उनके पास गिने चुने हैं, जैसे कि रिव्यू पिटीशन डाल दिया गया। और उसके बाद लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 1,86,000 शिक्षक प्रभावित हैं। यहां संख्या चुनावी और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सरकार ने ऐसा छोड़ा तो 27 में भुगतना पड़ेगा। 1998 तक इंटरमीडिएट और बीटीसी मान्य था। 1999 से फिर 2004 में बीपीएड लागू किया गया और शिक्षकों की नियुक्ति उस समय पर इन्हीं नियमों के तहत हुई। और इसके बाद अब नई योग्यता लागू करना रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि पूर्व प्रभाव माना जा रहा है और यही विवाद की जड़ है कि जो तब की योग्यता को पार करके आए हैं तो फिर अब उनके साथ नया एग्जाम क्यों जोड़ा जा रहा है। करीब 50,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन या बीएड या डीएलएड नहीं है। अगर कोर्ट का आदेश सख्ती से लागू हुआ तो क्या सरकार उन्हें पढ़ाई के लिए समय देगी या फिर रास्ता बाहर का दिखाएगी? जो डर खुद शिक्षकों के भीतर और उनके परिवारों के भीतर इस समय पर है, यह सेवा समिति का खतरा रहेगा। यह सबसे बड़ा प्रशासनिक संकट है। एक साथ आप सोचेगा, अगर इतने टीचर्स बाहर हो जाएंगे
तो फिर स्थिति क्या बन रही होगी। टेट को प्रमोशन से जोड़ देने से वरिष्ठता आधारित व्यवस्था प्रभावित होगी। प्रदेश में अध्यापक सेवा नियमावली प्रभावित होगी, यानी कि 1981 के तहत प्रमोशन तय होते हैं, लेकिन अब टेट से जोड़ा जा रहा है, तो पुराने वाले टीचर्स का इसका मतलब प्रमोशन नहीं होगा। प्रमोशन जो नए आए हैं उनका होगा, जो टेट पास करके आए हैं। अब मेरिट परीक्षा आधारित मॉड्यूल लागू हो सकता है क्या? क्योंकि मेरिट प्लस परीक्षा यही मॉड्यूल है क्या? 2004 के प्रेमाती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वी यूनियन ऑफ इंडिया फैसले पर पुनर्विचार की बात ने निजी और अल्पसंख्यक संस्थानों को भी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि मामला सिर्फ सरकारी से नहीं जुड़ा है, सरकारी विद्यालयों से नहीं जुड़ा है, इसके लिए अर्ध सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से भी जुड़ा है। शिक्षक सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि समाज में प्रभावशाली मतदाता समूह भी है। सरकार फिलहाल नरम रुख इसलिए दिखा रही है क्योंकि बड़ा विरोध राजनीतिक असर डाल सकता है और चुनाव 2027 का सिर पर है, उत्तर प्रदेश का, और वही स्थिति उत्तराखंड में भी। 20 से 25 साल से सेवा दे रहे शिक्षकों से दोबारा परीक्षा लेना अनुचित है क्या? आरटी 2009 जुलाई 2011 से लागू, उससे पहले भर्ती पर लागू नहीं होना चाहिए। मानसिक तनाव और आंदोलन बढ़ रहा है इसी के चलते। टीचर्स ने तो यहां तक कह दिया कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई, तो दिल्ली के रामलीला मैदान तक आंदोलन पहुंचेगा, पूरे देश के शिक्षक इकट्ठा होंगे। पर्दे के पीछे कानूनी बाध्यता, पुरानी भर्ती नीतियों की विरासत, 50,000 अपात्र शिक्षकों का भविष्य और चुनावी गणित, ये सभी कारक इस टेट विवाद को सिर्फ शैक्षणिक मुद्दा नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक संकट बना रहे हैं। अब इस खबर का पोस्टमार्टम करेंगे कि इस खबर के पोस्टमार्टम से क्या निकलता है। पोस्टमार्टम का ग्राफिक्स लेकर आइए। खबर का पोस्टमार्टम 2009 में आरटी पास हुआ, यानी कि राइट टू एजुकेशन पास हुआ 2009 में, और उसके बाद 27 जुलाई 2011 से टेट अनिवार्य कर दिया गया, और यह सिर्फ 11 के बाद की नियुक्तियों पर लागू किया गया। जो 27 जुलाई 2011 के बाद नियुक्तियां हुई थी उन पर लागू हुआ था। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश दिया, 5 साल से ज्यादा सेवा बाकी शिक्षकों को सितंबर 2027 तक टेट पास करना होगा। प्रमोशन के लिए भी टेट जरूरी है। और अब इसी के साथ 1,86,000 शिक्षक टेट पास नहीं, 50,000 शिक्षक टेट के लिए पात्र नहीं। कई 20 से 25 साल में से जो नौकरी कर रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या अनुभव इस टेट के सामने शून्य हो गया है? यानी कि परीक्षा सिर्फ औपचारिकता नहीं, नौकरी पर खतरा बन सकती है। और यह परीक्षा नहीं, टीचर्स की अग्नि परीक्षा है। नियुक्ति के समय टेट शर्त नहीं थी, कानून 2011 से लागू हुआ, उससे पहले वालों पर क्यों? उसके बाद वालों पर होना चाहिए। वरिष्ठता आधारित प्रमोशन प्रभावित, लंबे अनुभव के बाद परीक्षा देना अपमानजनक बताया जा रहा है, और जो है भी। अगर आप किसी इतने एक्सपीरियंस से आप कहें कि पहले एग्जाम देकर आइए, तो सवाल तो उठता है। यूपी सरकार के पास सीमित विकल्प है, साथ ही जो है कोर्टिव पिटीशन, समय सीमा बढ़ाने की मांग, चरणबद्ध परीक्षा, वरिष्ठ शिक्षकों को विशेष राहत। लेकिन कोर्ट का आदेश अंततः लागू करना ही होगा, जिससे 1,86,000 शिक्षक यूपी में प्रभावित। यूपी में बड़ा वोट बैंक, सरकार कानूनी दबाव और राजनीतिक संतुलन के बीच इस समय पर फंसी है। तो क्या तमिलनाडु वाला फॉर्मूला अपनाएंगे कि जो शिक्षक हैं उनके लिए मार्क्स कम कर दिए जाए, और जो न्यू है, जो फ्रेशर हैं, उनके लिए 150 ही रहे? असली टकराव पुराने नियम बनाम नई योग्यता, नौकरी सुरक्षा बनाम शिक्षा गुणवत्ता, कोर्ट का आदेश बनाम राजनीति, यथार्थ के फैसले सिर्फ टेट का नहीं, पूरी शिक्षा व्यवस्था का है। क्योंकि सवाल यहां सिर्फ एक नहीं है, कई हैं, और सरकार कैसे उनसे निपटेगी और कैसे उन्हें सुलझाकर आगे बढ़ेगी, यह चुनौती सरकार के सामने भी है।
अब अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बैनर्जी ने बुधवार को ईसीआई पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर अभियान के दौरान चुनाव अधिकारी व्हाट्सएप के जरिए अधीनस्थों को निर्देश दे रहे हैं और स्क्रीनशॉट भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर साझा किया है। साथ ही जो है अधिकारियों और जवाबदेह माध्यमों की बजाय अनौपचारिक प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है और इसी को लेकर बड़े सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। क्या कुछ उन्होंने किया है, इस पूरी कहानी को समझेंगे, लेकिन उससे पहले यूथ टीएमसी के महासचिव का एक बयान सुनते हैं और उसके बाद इस खबर के विस्तार पर चलेंगे। अभिषेक बैनर्जी ने जो ट्वीट किया है इलेक्शन कमीशन के व्हाट्सएप चैट पे, आप उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हम लोग बहुत पहले से ही कहते आ रहे हैं। हमारे नेत्री ममता बनर्जी और हमारे नेता अभिषेक बैनर्जी ये बात बहुत पहले ही किया है कि भारतवर्ष के जो निर्वाचन कमीशन है, ये आज के दिन निर्वाचन कमीशन का काम जो होता है वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो व्हाट्सएप कमीशन में ट्रांसफर हो गया है। पूरा काम वो लोग व्हाट्सएप में ही करते हैं, व्हाट्सएप में ही डायरेक्शन मिलता है। माइक्रो ऑब्जर्वर बोलिए, अपना स्पेशल रोल ऑब्जर्वर बोलिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट से, हमारे भारतवर्ष के जो सर्वोच्च न्याय अदालत है सुप्रीम कोर्ट से जबकि ऑर्डर दिया गया है और मना किया गया है कि ऐसे निर्वाचन कमीशन का ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जोर दिया गया है, फिर भी ये लोग शायद बीजेपी के कहने पर, ये जो बीजेपी और निर्वाचन कमीशन का जो साजिश है कि बंगाल का आदमी को, बंगाल के आवाम को, बंगाल के जनसाधारण को कैसे हैरास किया जाए। अभिषेक, अब इस खबर से उठने वाले सवाल की तरफ चलेंगे कि सवाल इस खबर से क्या कुछ उठ रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी ने चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए हैं, इस पूरी खबर को लेकर यह सवाल। उसके बाद एसआईआर अभ्यास के दौरान व्हाट्सएप के जरिए किस प्रकार के निर्देश जारी किए गए और इन्हें जो अनौपचारिक बताया जा रहा है इसलिए जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर क्या निर्देश दिए थे और क्या उनका पालन ठीक से नहीं हो रहा है। स्पेशल रोल ऑब्जर्वर सी मुरुगन की भूमिका को लेकर क्या सवाल उठाए गए। माइक्रो ऑब्जर्वर को जन्म प्रमाण पत्रों के संबंधों में दिए गए निर्देशों का क्या विवाद है। रोल ऑब्जर्वर के लॉगिन क्रेडेंशियल के दुरुपयोग को लेकर क्या आरोप लगाए गए हैं। किस आधार पर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने का दावा किया गया। अब सीधा चलेंगे खबर के इतिहास की तरफ कि खबर का इतिहास क्या कहता है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभ्यास को लेकर पिछले कुछ समय से राजनीतिक विवाद चल रहा है। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी लगातार आरोप लगा रही है कि चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पारदर्शी नहीं है और इससे मतदाता सूची प्रभावित हो सकती है। इससे पहले भी टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाती रही हैं और जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तभी से ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। राज्य में पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान भी आयोग की भूमिका को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल देखा गया था। हालिया विवाद तब शुरू हुआ जब अभिषेक बैनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यानी कि एक्स पर कथित व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट साझा किए। उनका आरोप है कि एसआईआर अभ्यास के दौरान चुनाव अधिकारी औपचारिक प्रक्रिया की बजाय व्हाट्सएप के जरिए निर्देश दे रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की पारदर्शिता संबंधी निर्देशों के सख्त खिलाफ है। अब पर्दे के पीछे क्या छिपा हुआ है उस पर बात करेंगे कि इस खबर में जो आपको दिख रहा है क्या वही है या पर्दे के पीछे कुछ और है, उस पर चलेंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर उठा यह विवाद केवल प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक भूमिका या पृष्ठभूमि नजर आती है या मानी जा रही है, यह भी कहा जा सकता है।
राज्य में आगामी चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण हमेशा संवेदनशील मुद्दा रहता है, क्योंकि यही प्रक्रिया चुनावी परिणामों की दिशा को तय करती है। और इसके बाद नेक्स्ट पर आइए। टीएमसी का आरोप है कि व्हाट्सएप के माध्यम से निर्देश जारी करना पारदर्शिता और आधिकारिक प्रक्रिया के खिलाफ है। यदि ऐसा हुआ तो इससे रिकॉर्ड की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठेंगे। वहीं विपक्ष और चुनाव आयोग की ओर से अब तक इन आरोपों पर औपचारिक प्रक्रिया सामने नहीं आई है। लॉगिन क्रीडेंशियल के कथित दुरुपयोग और एक विशेष समुदाय को निशाना बनाए जाने को लेकर भी राजनीतिक रूप से यह बेहद गंभीर आरोप हैं। यदि इन दावों की स्वतंत्रता की जांच होती है तो तकनीकी साक्ष्य जैसे आईपी एड्रेस और टावर लोकेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और अब इस खबर का पोस्टमार्टम करेंगे कि इस खबर के पोस्टमार्टम से निचोड़ क्या निकलकर सामने आता है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान चुनाव अधिकारी व्हाट्सएप के जरिए निर्देश दे रहे हैं। उनका दावा है कि यह सुप्रीम कोर्ट की पारदर्शिता और आधिकारिक प्रक्रिया संबंधी निर्देशों का उल्लंघन है। मुख्य आरोप है कि व्हाट्सएप के जरिए अनौपचारिक निर्देश जारी करना, स्पेशल रोल ऑब्जर्वर के द्वारा माइक्रो ऑब्जर्वर को सीधे निर्देश देना, जन्म प्रमाण पत्र की स्वीकार्यता को लेकर कथित दबाव, लॉगिन क्रीडेंशियल के दुरुपयोग का आरोप, एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने का दावा। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं से जुड़ा है। यदि तकनीकी गड़बड़ी या प्रक्रिया में उल्लंघन साबित होता है तो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो सकते हैं। राज्य में चुनावी माहौल के बीच मतदाता सूची सबसे संवेदनशील मुद्दा है। टीएमसी इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, जबकि विपक्ष इसे प्रशासनिक प्रक्रिया कह सकता है। असली सवाल, क्या व्हाट्सएप निर्देश आधिकारिक रूप से मान्य है? क्या तकनीकी साक्ष्य यानी कि आईपी लोकेशन जांच में सामने आएंगे? क्या यह प्रशासनिक चूक है या फिर राजनीतिक टकराव? अब बिहार का रुख करेंगे। बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का मुद्दा एक बार फिर से सियासी केंद्र में आ गया है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आरजेडी के नेताओं और विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लेकर, बैनर लेकर विपक्षी सदस्यों ने 85% आरक्षण लागू करने की मांग उठाई। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विधानसभा पोर्टिको में आरजेडी विधायकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने नीतीश सरकार को आरक्षण विरोधी बताया और नारेबाजी की। 85% आरक्षण की मांग दोहराई गई। अब इस खबर के सवाल की तरफ चलेंगे। इस खबर से सवाल क्या उठ रहे हैं, पहले बात उस पर करेंगे। बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर विवाद क्यों तेज हुआ है? आरजेडी विधायकों ने विधानसभा परिसर में किस मांग को लेकर प्रदर्शन किया? आरजेडी विधायकों ने प्रदर्शन क्यों किया और फिर 85% आरक्षण की मांग के पीछे विपक्ष का तर्क आखिर क्या है? बजट सत्र की कार्यवाही बार बार बाधित क्यों हो रही है? विपक्ष ने नीतीश सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप आखिर क्यों लगाया? अब अगले ग्राफिक्स की तरफ बढ़ेंगे। 65% आरक्षण के फैसले को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग क्यों की जा रही है? यह तो है खबर से सवाल। और अब बात अगले ग्राफिक्स की करेंगे। इस खबर का इतिहास क्या है, उस पर एक नजर डालेंगे। बिहार में आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का केंद्र रहा है। मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद राज्यों में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग को की राजनीति मजबूत हुई है। इसी सामाजिक समीकरण ने बिहार की राजनीति की दिशा तय की और कई क्षेत्रीय दलों का आधार तैयार किया। आप ध्यान से समझिएगा आरक्षण का मामला। हाल ही में वर्षों में जातीय जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग ने नया जोर पकड़ा। राज्य सरकार ने पिछड़ा, अति पिछड़ा, एससी और एसटी वर्गों के लिए कुल आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% करने का निर्णय लिया था।
हालांकि इस फैसले को कानूनी चुनौती मिली, जिसके बाद यह फैसला न्याय प्रक्रिया में उलझ गया, क्योंकि 50% से ऊपर आप नहीं लेकर जा सकते आरक्षण की सीमा को। 65 हुआ, यानी कि 50 से 15 ज्यादा, तो इसलिए मामला न्यायालय में चला गया। अब विपक्ष, खासकर आरजेडी आरक्षण की सीमा को 50 से प्रतिशत बढ़ाने की मांग उठा रहा है। साथ ही 65% आरक्षण के निर्णय को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है, ताकि इसे न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा मिल सके। अब इस खबर में पर्दे के पीछे क्या है वो समझिए आपकी, आखिर इस खबर का असली मतलब क्या है। तो पर्दे के पीछे जो छिपा है, बिहार में आरक्षण की सीमा 85% करने की मांग केवल एक नीतिगत बहस नहीं, बल्कि गहरी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है, और मानी नहीं जा रही है, यह सच है। बिहार की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों पर आधारित रही। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित वर्ग राज्य की बड़ी आबादी का हिस्सा है। ऐसे में आरक्षण बढ़ाने की मांग सीधे इन वर्गों को राजनीतिक संदेश देने का प्रयास माना जा रहा है। हाल ही में हुई जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद सामाजिक प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी की बहस तेज हो गई। इसी पृष्ठभूमि में 65% आरक्षण लागू किया गया। अब 85% की मांग उसी सामाजिक आंकड़े को आधार बनाकर आगे बढ़ाई जा रही है। विपक्ष 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहा है, ताकि इसे न्यायिक चुनौती से सुरक्षा मिल सके। यह कदम कानूनी कवच तैयार करने की रणनीति भी हो सकता है। आरजेडी सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाकर राजनीतिक दबाव बना रही है। वहीं सत्ता पक्ष कानूनी सीमाओं और संवैधानिक प्रावधानों का हवाला दे सकता है। अब बात करेंगे इस खबर के पोस्टमार्टम की, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आएगा। बिहार में आरक्षण की सीमा 85% करने की मांग को लेकर सियासत गर्म है। आरजेडी विधायक विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बना रहे हैं। राज्य सरकार पहले से ही 65% आरक्षण का फैसला ले चुकी है। हालांकि मामला कानूनी चुनौतियों से जुड़ा है। अब विपक्ष चाहता है कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर कानूनी सुरक्षा दी जाए। जातीय सर्वेक्षण के बाद सामाजिक हिस्सेदारी का मुद्दा जोर पकड़ चुका है। विपक्ष का तर्क है कि आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ाया जाए। आरजेडी सामाजिक न्याय के मुद्दे को मजबूत कर अपने पारंपरिक वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। वहीं नीतीश सरकार संवैधानिक सीमा और न्यायिक अड़चनों का हवाला दे सकती है, और दे नहीं सकती है, देती है। सुप्रीम कोर्ट की 50% सीमा संबंधी पूर्व टिप्पणियों इस बहस का बड़ा आधार है। 9वीं अनुसूची में शामिल करना आसान राजनीतिक फैसला नहीं है। यह मुद्दा आने वाले समय में चुनावी एजेंडा बन सकता है। फिलहाल यह सामाजिक न्याय बनाम संवैधानिक सीमा की बहस में बदलता दिख रहा है। महुआ विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।